नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 17th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस है सीपीसीबी के लिए। लेटेस्ट जो सिलेबस आया है उसके अनुसार। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Which of the following is not a particulate control device? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है? ए, ESP. ESP stands for electrostatic precipitators and they are used for particulate control. B, cyclone separator. This is also used for particulate control. C, baghouse filter. This is also used for particulate control. So electrostatic precipitator, cyclone separator और baghouse filter, ये तीनों ही particulate matter को कंट्रोल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में, दूसरी फैक्ट्रीज में, स्टैक में यूज किया जाता है, चिमनियों में। SCR, selective catalytic reducers. These are used to control NOx emissions from industries, from factories. So SCR जो होता है, selective catalytic reducer जो होता है, वो NOx emissions के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पर्टिकुलेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्वेश्चन भी है कि कौन सा पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइस नहीं है, तो SCR, D is the correct option. Question 2. Which of the following devices is used in thermal power plants to control SO2? इनमें से कौन सा डिवाइस थर्मल पावर प्लांट में सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है? ए, FGD. B, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर. C, कैटालाइटिक रिड्यूसर्स. या D, नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स. जो कैटालाइटिक रिड्यूसर्स होते हैं वो तो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, और ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर जो होता है वो पर्टिकुलेट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, और नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन जो होता है वो नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। FGD स्टैंड्स फॉर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन, सल्फर को हटाना, टू रिमूव सल्फर. सो FGD और फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन या फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर, व्हाटएवर यू कॉल इट, is used in thermal power plants to control SO2. Okay. Which of the following is used to control mercury emissions from stack? Mercury emission को कंट्रोल करने के लिए, थर्मल को चिमनी में से निकलने के लिए जो कंट्रोल होता है, उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ए, एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन. बी, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन. सी, साइक्लोन सेपरेटर्स. या डी, SCR, selective catalytic reducers. A, activated carbon injection is the correct option. Mercury is removed from stacks by injecting activated carbon. The activated carbon then absorbs the mercury and this activated carbon is then removed and cleaned. तो मर्करी के कंट्रोल के लिए थर्मल पावर प्लांट से किसी भी फैक्ट्री में एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम होता है, चिमनी में लगा होता है, और एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो मर्करी को सोख लेता है और फिर उस एक्टिवेटेड कार्बन को हटा लिया जाता है। तो ये होता है मर्करी को के लिए कंट्रोल डिवाइस, एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन. फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है. साइक्लोन सेपरेटर्स पर्टिकुलेट मैटर के लिए होता है, और सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिड्यूसर जो होता है वो नॉक्स के लिए होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is the biggest source of mercury pollution in India? मर्करी पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? ए, थर्मल पावर प्लांट्स. बी, स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स. सी, ऑयल बर्निंग. या डी, वेस्ट फ्रॉम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. वेल, ऑल ऑफ दीज आर sources of mercury pollution in India, but thermal power plants is the biggest source of mercury pollution in India. ये सभी स्रोतों से मर्करी पोल्यूशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मर्करी पोल्यूशन थर्मल पावर प्लांट से होता है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको बताया एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम वो मर्करी के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में अभी भी उसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, इसलिए मर्करी को कंट्रोल करने का थर्मल पावर प्लांट से कोई खास सिस्टम नहीं है. मर्करी पोल्यूशन होता है. थर्मल पावर प्लांट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following would be considered an ecosystem? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम माना जा सकता है? A, a plant in a closed bottle kept in sunlight sustaining itself without any watering or fertilizers. एक पौधा है, वो एक बड़ी सी बोतल में रखा गया है, बोतल का ढक्कन बंद है, बाहर से कुछ भी उसमें नहीं जा रहा है, लेकिन सनलाइट में रखा हुआ है और वो पौधा अपने आप खुद को सस्टेन कर रहा है, बिना बाहर से पानी लिए, बिना बाहर से खाना लिए, और प्लांट अपने आप को सस्टेन कर रहा है. और ऐसा किसी इंसान ने करके भी दिखाया था. तो क्या एक इकोसिस्टम होगा? बी, या फिर एक an aquarium needing food for the fishes 3 times a week and adjustment of water temperature with seasonal changes. So या फिर एक एक्वेरियम है जिसमें मछलियां वगैरह सब कुछ है, पेड़ पौधे सब कुछ है,
लेकिन 3 बार हफ्ते में मछलियों को खाना देना पड़ता है, और जो पानी का टेम्परेचर है वो मौसम के हिसाब से बदलना पड़ता है। दोनों, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ द अबव? Correct option is A. A plant kept in a closed bottle in sunlight, sustaining itself without any watering or fertilizer. We all know that ecosystem is a self-sustaining ecological unit. And in this case, the bottle having the plant is a self-sustaining ecological unit, and nothing but sunlight is entering the bottle. So it's an ecosystem. Whereas the aquarium, the food for the fishes has to be provided from outside, and the temperature has to be adjusted from outside. So it's not a self-sustaining unit. So aquarium cannot be considered an ecosystem. So BA is the correct option. तो एक इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोलॉजिकल यूनिट है, और जो बोतल अगर बंद है तो बाहर से उसमें हवा भी एंटर नहीं करे, सिर्फ सनलाइट एंटर कर रहा है और वो प्लांट मजे में है, तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोलॉजिकल यूनिट है और वो इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें प्लांट भी है, उस बोतल के अंदर हवा भी है, उस बोतल के अंदर जो पानी है, जो भी मॉइस्चर है, उससे प्लांट सस्टेन भी कर रहा है, और उस प्लांट के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। सब कुछ इकोसिस्टम में जो होना चाहिए वो है, भले ही वो छोटा है लेकिन वो सेल्फ सस्टेनिंग है, उसको बाहर से कुछ खाना पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये प्लांट वाला, जो बोतल वाला प्लांट है, ये होगा इकोसिस्टम। जबकि एक्वेरियम में मछलियों को बाहर से खाना चाहिए, उनको टेम्परेचर पानी का एडजस्ट करना पड़ सकता है मौसम के हिसाब से, तो आप उसको बाहर से सब कुछ दे रहे हैं, अंदर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था, इससे जानबूझ के मैंने सवाल पूछा। व्हाट आर कैटालाइटिक कन्वर्टर्स? कैटालाइटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कैटालाइटिक रिड्यूसर्स नहीं, सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिड्यूसर्स, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव या सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स, ये नॉक्स के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में चिमनियों में लगाया होता है। पर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। तो वो क्या होते हैं? ए, एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजिन्स। यस, इंटरनल कंबशन इंजन जो कारों में होता है या छोटे स्कूटर्स में होता है, उनमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगा होता है और वो एग्जॉस्ट इमिशन को कंट्रोल करते हैं। बी, दे कन्वर्ट टॉक्सिक गैसेस इनटू नॉन टॉक्सिक गैसेस यूजिंग अ कैटलिस्ट। ट्रू, क्योंकि वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, कैटलिस्ट होता है उसमें, और उसका जो टॉक्सिक गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो ये होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। They are used in automobiles running on gasoline or diesel. As I just told you कि automobiles में use होता है, या D, all of the above. All of the above, because all of these points are important for catalytic converters. And this was in the syllabus, so I purposely put this question here. Syllabus में था तो मैंने खास तौर से एक question डाला. Question 7. Incineration process for waste management is used for which of the following types of waste? Incineration मतलब क्या होता है? Burning something on very high heat. Real estate waste, हेवी इंडस्ट्री वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, या नन? सी, बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि इंसिनरेशन प्रोसेस में बहुत हाई हीट पर किसी भी चीज को जलाना पड़ता है कि कुछ भी ना बचे, और बायोमेडिकल वेस्ट इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ वेस्ट, इसलिए उसको इंसिनरेट करते हैं ताकि कुछ भी नहीं बचे, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं बचे। सो बायोमेडिकल वेस्ट इज इंसिनरेटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट इट इज रेंडर्ड यूजलेस एंड हार्मलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 8. What are selective catalytic reducers and non-selective catalytic reducers used for? So SCR, selective catalytic reducer, या SNCR, selective non-catalytic reducers, इसको कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया, कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ही पूछ सकते हैं। तो किसके लिए यूज होता है? नॉक्स कंट्रोल के लिए, SO2 कंट्रोल के लिए, CO2 कंट्रोल के लिए, पर्टिकुलेट के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, नॉक्स कंट्रोल के लिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि एमिट होता है इंडस्ट्रीज में, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स में, उस एमिशन को रोकने के लिए सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिड्यूसर्स और सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स का इस्तेमाल होता है। सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिड्यूसर्स और नॉन सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिड्यूसर्स और सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स में दो फर्क होता है। कैटालाइटिक रिड्यूसर्स मतलब उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, और सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। और क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिड्यूसर्स जो होता है वो ज्यादा गर्म गैसेस को हैंडल कर पाता है। So there is a difference between selective catalytic reducers and selective non-catalytic reducers. Selective catalytic reducers, as the name indicates, uses a catalyst. Selective non-catalytic reducers, as the name indicates, does not use a catalyst. And since selective non-catalytic reducers does not use a catalyst, it can handle gases at higher temperature. Okay. Question number 9. Which of the following processes is used for hazardous waste management? इनमें से कौन सा प्रोसेस जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट के काम आता है? ए, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, बी, इनर्ट गैसिफिकेशन, सी, रिट्रेस गैसिफिकेशन, या डी, नन ऑफ द अबव?
Correct option is A, plasma gasification. Plasma gasification is you gasify something at a very high heat. So that is used for hazardous waste management. प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो होता है बहुत हाई हीट पर होता है, तो उसको हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं. वो एक्चुअली इंसिनरेशन का एक प्रोसेस. ठीक है. क्वेश्चन 10. व्हाट डज फिक्स लॉ रिलेट टू? फिक्स लॉ किस बारे में है? ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास थ्रू डिफ्यूजिव मींस. बी, डिफ्यूजन इन फ्लूइड्स. सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. या डी, ऑल ऑफ द अबव. फिक्स लॉ जो है वो डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ है कि मास कैसे डिफ्यूज होता है, धीरे धीरे कैसे निकलता है, और वो ज्यादा लिक्विड्स के बारे में है, फ्लूइड्स के बारे में है, तरल पदार्थ के बारे में है. और फिक्स लॉ का ये है कि कितना सब्सटेंस पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया डिफ्यूज हो रहा है. सो डी, ऑल ऑफ द अबव. सो फिक्स लॉ इज रिलेटेड टू मास diffusing through diffusive means, and it is mostly concerned with diffusion in fluids, that is liquids and gases, and it helps us calculate the diffusion or amount of substance that diffuses per unit time per unit area. So all of this is correct. Option is D. I hope what we discussed today was useful for you. If you did not understand anything, please let me know in the comments below. I wish you all the best for this exam. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching my channel. And if you like this video as Guru Dakshina, please share it with at least 3 friends or WhatsApp group. Bye-bye.